हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास द लर्नर। इसी मैं और राष्ट्रीय काबरा वेलकम करती हूँ आप सबका ओनली ऑन फिजिक्स क्लास, जहाँ पर मैथमेटिकल फिजिक्स का मैट्रिक्स अपना चैप्टर शुरू है। और मैट्रिक्स का आज न्यू टॉपिक अपन देखने वाले हैं, जो कि देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एंड यूनिटरी मैट्रिक्स। तो इन दिस लेक्चर वी आर डीलिंग विद ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एंड यूनिटरी मैट्रिक्स। लास्ट लेक्चर में अपन ने दो मैट्रिक्स के क्या देखे थे, प्रॉपर्टीज देखी थी, जो कि है अपना हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन। और लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा वॉइस प्रॉब्लम हो गया है। ये जो माइक है वो ब्लूटूथ कनेक्टेड था, और वो वॉइस से कनेक्ट होने की वजह से जो बैकग्राउंड नॉइस है, मतलब लैपटॉप में नॉइस नहीं आया, और बैकग्राउंड नॉइज ज़्यादा होने की वजह से मेरा आवाज़ आपको कम आ रहा होगा। लैपटॉप का नॉइज ज़्यादा आ रहा है, तो आपको मुझे कमेंट कर कर बताना है कि उस वीडियो को रीशूट करना है या नहीं। अगर आपने उस वीडियो को 50% वॉल्यूम पर देखा तो आपको मेरा आवाज़ ज़्यादा आएगा, और बैकग्राउंड नॉइज जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन तो भी अगर आपको लगता है कि वो वीडियो रीशूट करना चाहिए, तो मैं ज़रूर वो रीशूट कर दूंगी। आप बस मुझे कमेंट कर कर बताना, ठीक है। अब लास्ट लेक्चर की तो बात हो गई, आपको मुझे बताना है। अगर आपको लगा कि रीशूट करना चाहिए, तो मैं ज़रूर वो हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन की प्रॉपर्टीज़ को वापस से एक्सप्लेन कर दूंगी, ओके। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अपना ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एंड यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अपने को पता है कि क्या होता है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में अपन ने लास्ट के कुछ टाइप में पार्ट 2 में लास्ट के 15 और 16 नंबर पे ये देखा होगा कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स विच इज हैविंग, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए और दूसरा मैट्रिक्स है आपके पास ए ट्रांसपोज, क्या है आपके पास ए ट्रांसपोज, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो अगर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, तो दैट मैट्रिक्स इज नोन एज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। मीन्स आपके पास क्या है, ए इंटू ए ट्रांसपोज अगर आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता होगा, तो वो मैट्रिक्स क्या बोला जाएगा, आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। और ये जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करेगा। मीन्स अगर आपके पास ए इंटू ए ट्रांसपोज अगर आपके पास आई मिलता है, तो आपके पास ए ट्रांसपोज इंटू ए भी आपको क्या मिलना चाहिए, आई मिलना चाहिए। समझ में आई बात? तो दिस इज ऑल अबाउट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो हेडिंग डाल दो प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या डालना है हेडिंग आपको? प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या है? अब प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हुआ कि अपन एक टीआईएफआर का क्वेश्चन लेंगे, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि इस प्रॉपर्टी के हेल्प से आप कितने जल्दी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि डिटर्मिनेंट जो है, अब डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं ये मैंने बताया। हमेशा याद रखना कि ऑर्थोगोनल अगर मैट्रिक्स होता है तो उसका डिटर्मिनेंट जो है वो हमेशा क्या होगा, प्लस माइनस वन होगा। क्या होगा? हमेशा प्लस माइनस वन होगा। अपने को पता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज नथिंग बट ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल्स टू व्हाट, योर आइडेंटिटी। अगर मैंने इसको डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। अब ये कहीं पे भी लिखो, मतलब उल्टा भी लिखो तो चलेगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। और मैंने आपको पिछले इसमें ही बताया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो हमेशा क्या होता है, वन होता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो दिस इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसका आप क्या करना है, डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है मैंने बताया है, आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई, दैट इज योर वन, ओके। अब मैंने और पिछले लेक्चर में आपको एक प्रॉपर्टी बताते बताते बताई थी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो इक्वल्स टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज के, ठीक है। ये ए ट्रांसपोज जब मैंने पढ़ाया था तभी बताया था कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो आप ऐसे लिख सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, क्या लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ योर ए स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, वन। तो अगर मैंने यहाँ पर क्या निकाल दिया, डिटर्मिनेंट को निकाल दिया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू वन है। तो अगर मुझे ए स्क्वायर निकालना है तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू प्लस माइनस वन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू व्हाट, प्लस माइनस वन। तो ये प्रॉपर्टी जो है मैंने आपको प्रूफ कर कर बता दी कि कैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो प्लस माइनस वन आता है, ठीक है। तो दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो कुछ भी यहाँ पर डिटर्मिनेंट होगा, जो मैट्रिक्स होगा, आपका कौन सा मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। जो कुछ भी आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा, उसके जो रोज एंड कॉलम है वो नॉर्मलाइज वेक्टर होंगे। क्या होंगे? नॉर्मलाइज वेक्टर, नॉर्मलाइज्ड
वेक्टर, रो भी और कॉलम भी। अब नॉर्मलाइज और ऑर्थोगोनैलिटी ये दोनों भी टर्म जो है वो आप क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत बार यूज करने वाले हो। ये फंक्शन नॉर्मलाइज है क्या, या फिर ये फंक्शन ऑर्थोगोनल है क्या, ये आप पढ़ते हो। और आई थिंक ट्वेल्थ में मैथ्स में ये था आपको, ऑर्थोगोनल और नॉर्मलाइज। तो नॉर्मलाइज है मीन्स व्हाट, अब यहाँ पर सपोज टू बी मैं एक मैट्रिक्स लेती हूँ ए, और एक मैंने मैट्रिक्स ले लिया ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई, ठीक है। ये मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया जो कि है आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो इसमें मैंने क्या बोला कि हर एक रो जो है, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, रो 1 रो 2 एंड रो 3। और ये जो है मेरे कॉलम है C1 C2 एंड C3, ये तीनों भी इंडिविजुअली नॉर्मलाइज है। मीन्स यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का मीनिंग क्या होगा कि इसके स्क्वायर, मतलब इस एलिमेंट के स्क्वायर की एडिशन का इक्वल्स टू होगा 1। मीन्स यहाँ पर रो 1 के लिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। R2 के लिए हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इक्वल्स टू 1। नॉर्मलाइज है मीन्स उस एलिमेंट का स्क्वायर करके, और अगर आपने उस एलिमेंट्स की एडिशन कर दी तो आपको आंसर में जो है वो मिलेगा 1, ठीक है। यहाँ पर आपको मिलेगा जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। दिस इज फॉर यूर रो। ये किसके लिए हो जाएगा, रो के लिए। वैसे ही कॉलम्स के लिए आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट 1। यहाँ पर होगा आपका बी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू ऑल्सो 1, एंड देन यूर सी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ऑल्सो 1। तो दिस इज द नॉर्मलाइज्ड प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये क्या हो गया, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की नॉर्मलाइज्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का ऑर्थोगोनल है। मीन्स हर एक रो एंड हर एक कॉलम जो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का वो है ऑर्थोगोनल। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का ऑर्थोगोनल है मीन्स क्या है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैं अगर सपोज मेरे पास मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स से ही बात डायरेक्ट बताती हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई, दिस इज माय मैट्रिक्स, ओके। जिसमें क्या है, 3 रोज है, R1 R2 एंड R3, और 3 कॉलम्स है, C1 C2 एंड C3, ठीक है। ये मेरे पास 3 रोज एंड 3 कॉलम है जो कि है ऑर्थोगोनल। जो कि है ऑर्थोगोनल मीन्स यहाँ पर अगर सपोज मैंने R1 डॉट R1 किया तो आपका जो आंसर है वो क्या आएगा, 1। और R1 डॉट R1 किया तो आपको क्या आंसर आएगा, 1। क्यों, क्योंकि आपके पास R1 जो है वो एक वेक्टर के फॉर्म में अगर आप लिखोगे तो क्या होगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, राइट। तो यहाँ पर R1 डॉट R1 जो है वो हो जाएगा आपका 1, और वैसे ही अगर आपने R1 डॉट R2 किया तो वो आपको मिलेगा 0। R1 डॉट R2 किया वो क्या मिलेगा आपको, 0। अब जैसे मैंने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में अभी बताया कि वो कंडीशन जो है वो नॉर्मलाइज कंडीशन फॉलो करता है, नॉर्मलाइज कंडीशन फॉलो करता है। तो देखो R1 जो है वो आपका ये है, तो ये क्या हो जाएगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, डॉट प्रोडक्ट होगा वापस से ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। और आपको पता है डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और अभी मैंने आपको बताया नॉर्मलाइजिंग कंडीशन कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर किया तो आपको क्या आंसर मिलेगा, 1। इसीलिए आपको R1 डॉट R1 मिलेगा 1, लेकिन R1 डॉट R2 जो है वो मिलेगा आपको 0, ठीक है। समझ में आई बात। अब यहाँ पर वैसे मीन्स आप लिख सकते हो RI डॉट RI अगर रहा तो आपको मिलेगा 1, लेकिन RI डॉट RJ अगर रहा तो आपको मिलेगा आंसर 0। तो दिस इज द ऑर्थोगोनल कंडीशन। ये क्या हो गई आपकी ऑर्थोगोनल कंडीशन। वैसे ही सेम आप C में लिख सकते हो, CI डॉट CI रहा तो आपको मिलेगा आंसर 1, लेकिन CJ डॉट CI डॉट CJ मतलब यहाँ पर I एंड J इक्वल्स टू नहीं है तो आपको मिलेगा आंसर 0, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। बस 3 ही प्रॉपर्टी थी, और इस पे अपने पास एक गेट का क्वेश्चन है और एक TIFR का क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं। देन वी विल मूव टू द यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद अपन जाएंगे यूनिटरी मैट्रिक्स पर, ओके। तो TIFR का क्वेश्चन पहले ले लेते हैं। और हाँ देखो, जो लोग IIT JAM के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मैं उनको ये बताऊंगी कि आप गेट के लिए भी साथ साथ में प्रिपेयर करो, ठीक है। गेट की लेवल थोड़ी ज़्यादा आती है, लेकिन आप IIT JAM का प्रिपरेशन करके देखो, कट ऑफ कितनी लगती है, 25 26 या 30, मैक्स टू मैक्स 30 35 पर कट ऑफ लगती है। 100 मार्क का पेपर आता है, तो 30% आपका सिलेबस, आप
गेट और आईआईटी जाम का सिलेबस अगर आप देखोगे तो 40% 50% तो आपका जो आईआईटी जाम की तैयारी है वही गेट को लगने वाली है। तो उस 40 में से आपको 30 भी परसेंट मिल गया तो आपका गेट भी क्वालिफाई हो सकता है, ठीक है। तो आपको वो भी साथ में करना है, ठीक है। और टीआईएफआर तो आप दे ही सकते हो। टीआईएफआर अगर आपको टाटा इंस्टीट्यूट में आपको इंटीग्रेटेड पीएचडी करना होगा तो आप टीआईएफआर भी दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो गेट का जो क्वेश्चन है वो क्या है आपके पास। मैं क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ, आपको लिखना है इफ ए बी सी इक्वल्स टू बीटा। अगर आपके पास ए बी सी क्या है, बीटा है। जो जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर नोट कर रही हूँ, बाकी आपको लिख लेना है, ठीक है। इफ ए बी सी इक्वल्स टू बीटा एंड आपके पास जो वेक्टर है मैट्रिक्स है वो दिए वाला है ए आपके पास मैट्रिक्स क्या है, ए बी सी, देन सी ए बी एंड देन दिए वाला है बी सी ओके ए ओके। तो यहाँ पर आपको एक वेक्टर दिए वाला है, लेकिन ये जो वेक्टर आ रहा है मुंह में, सॉरी, ये आपको जो ए दिए वाला है वो बताया हुआ है ऑर्थोगोनल। वो क्या बताया वाला है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन क्या है, इफ ABC equals to beta and A is a orthogonal matrix which is given this। ओके ये आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो द वैल्यू ऑफ, आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज, आपको वैल्यू किसकी पूछी है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पूछी है। तो ए ऑप्शन है आपका 2, बी ऑप्शन है आपका बीटा एंड सी ऑप्शन है आपका 2 बीटा स्क्वायर एंड डी ऑप्शन है आपका प्लस माइनस 1। तो इसका आंसर निकालने के लिए आपको सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन काफ़ी है कि दिस मैट्रिक्स इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अगर ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि रो एंड कॉलम जो है वो क्या होंगे, नॉर्मलाइज होंगे। क्या होंगे, नॉर्मलाइज्ड होंगे। और दूसरी बात वो जो है वो ऑर्थोगोनल भी होंगे। क्या होंगे, ऑर्थोगोनल भी होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैं दो रो को कंसिडर करते हैं, दिस इज रो R1 एंड दिस इज रो R2, ठीक है। तो अगर मैं इस चीज की बात करूं तो ये ऑर्थोगोनल भी है, ओके, और ये क्या है आपका नॉर्मलाइज भी है। तो रो 1 के लिए क्या हो जाएगा, रो 1 के लिए आपको पता है क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास 1। और रो 2 के लिए जो है वो क्या हो जाएगा आपके पास, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ऑल्सो 1, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या बताया था, R1 डॉट R2 जो है वो क्या होगा आपका 0। R1 डॉट R2 जो है वो क्या हो जाएगा आपका 0। अब इसको करना है आपको सॉल्व। तो इसको सॉल्व करना है तो अब देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, अब a प्लस बी प्लस सी निकालना है, लेकिन a प्लस बी प्लस सी निकालने के लिए अपन क्या कंसीडर करेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर निकालेंगे, फिर उसको अंडर रूट कर देंगे, मीन्स आपको आंसर मिलेगा। अब क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है तो उसको आप कैसे लिख सकते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये फॉर्मूला आपको याद है, देखो ये जो फॉर्मूला है वो कहाँ से आया मैं बताती हूँ आपको। ए प्लस बी होल स्क्वायर आप क्या लिखते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लाइकवाइज अगर 3 चीजें रही, मतलब ए रहा, बी रहा और सी रहा और उसका होल स्क्वायर रहा, तो आप उसको लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, राइट। तो बस इसमें से 2 निकाल लिया मैंने कॉमन और इसको लिख लिया साथ में, ठीक है। और ये आ गया साथ में। अब देखो, अब यहाँ से आपको मैंने क्या बताया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या हो गया आपका 1, 1 प्लस 2। अब अंदर क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब इसकी वैल्यू अगर पता चल गई तो इसकी वैल्यू में आपको बस स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू कहाँ से आएंगी, ये यहाँ से आएंगी। मैंने क्या बताया कि R1 इंटू R2 जो है वो क्या हो जाएगा 0। तो R1 इंटू R2 करो, क्या है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 कर रहा है ना, तो ये तो R1 इंटू R2 ये होगा, शे तो पूरा ही चला गया, ठीक है अपन लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर आपके पास क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 था, क्योंकि आपके पास जो है मैट्रिक्स था एक ए बी सी सी ए
बी, देन बी सी ए, ठीक है। और दूसरी जो रो है, इस रो का हो गया, इस रो का क्या था आपके पास, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आपने कैसे कर लिया था, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस BC प्लस CA, राइट। ये आपने यहाँ तक किया। अब आपको पता हो गया था इसकी वैल्यू तो हो गई 1, तो ये 1 प्लस 2ab प्लस BC प्लस CA, राइट। ये यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या बताया था आपको कि R1 इंटू R2 जो है वो आपको मिलेगा 0। अब R1 इंटू R2 की वैल्यू कहाँ से आई, ये R1 इंटू R2, तो ये क्या हो जाएगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ओके, इंटू सी आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस बी के कैप, ओके। अब आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट में आई का डॉट आई के साथ 1 होगा और जे का आई डॉट आई जो है वो 1 होता है, जे डॉट जे भी 1 होता है और के डॉट के भी 1 होता है वेक्टर्स में। वेक्टर्स अपन ने नहीं किया लेकिन बेसिक वेक्टर्स आपको पता है, राइट। और आई डॉट जे करोगे या फिर जे डॉट के करोगे या फिर के डॉट आई करोगे तो आपको क्या मिलेगा आंसर, 0 और ये भी 0। तो डॉट प्रोडक्ट आपको पता है, डॉट प्रोडक्ट इसका कैसे हो जाएगा, ए इंटू सी मतलब ए सी प्लस बी ए प्लस क्या हो जाएगा सी बी, हो गया। तो अब ये देखो किसके जैसे दिख रहा है, ए सी, ये सी ए, ओके, प्लस बी ए, ये ए बी, और ये क्या है सी बी, ये भी है सी बी। बस इसको अरेंज अगर मैंने ऐसे कर दिया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 0। तो बस इसकी वैल्यू हो गई, इस चीज की वैल्यू हो गई आपकी 0। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 0, तो 2 इंटू 0 हो गया 0, तो आपका बचा आंसर 1। तो आपका पास क्या आया, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू आया 1। अब होल स्क्वायर को स्क्वायर रूट कर दिया तो आपके पास होगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। ऑप्शन नंबर जो डी था वो करेक्ट ऑप्शन था। ऑप्शन डी क्या था आपका, करेक्ट ऑप्शन था, ठीक है। अब ये हो गया ऑप्शन डी की बात। अब बात करेंगे कि एक नया क्वेश्चन लेंगे जो कि है आपका TIFR का, ओके। तो TIFR में एक क्वेश्चन आया था, TIFR डाल दो यहाँ पर, ओके। अब TIFR का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लिखो आप, द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इज, आपको क्या करना है, द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी की वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब आपके पास ए बी एंड सी की वैल्यू क्या है पता नहीं, निकालना है। दूसरी बात क्या दिए वाला है कि इफ ए इज अ मैट्रिक्स, ए क्या है आपके पास मैट्रिक्स जो कि है आपका ऑर्थोगोनल, जो कि क्या है आपका ऑर्थोगोनल। और आपका ए जो मैट्रिक्स है वो दिया हुआ है आपके पास, क्या दिया वाला है आपके पास, 0 2b सी ए बी माइनस सी, देन है आपके पास ए माइनस बी और सी, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना है आपको। इसमें अब आपको पता है कि दिस इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होने की वजह से रो जो है R1 R2 एंड R3 जो है वो नॉर्मलाइज होंगे, या फिर आप कॉलम भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। कॉलम लेंगे तो यहाँ पर C1 C2 एंड C3 हो जाएगा, ठीक है। अगर कॉलम लोगे तो C1 से देखो क्या आ रहा है आपके पास, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1, दैट इज 2a स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट 1/2, दैट इज यहाँ पर a जो है वो हो जाएगा आपके पास प्लस माइनस ना, तो प्लस माइनस 1/√2, ठीक है। ये a की वैल्यू तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको मिल गई, ठीक है। अगर कॉलम C2 से जाओगे, रो से जाओगे तो भी आंसर मिलेगा, कॉलम से जाओगे तो भी आंसर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर इजी वे क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पर अगर रो से जाओगे तो 2 अननोन्स मिल रहे हैं, तो आंसर निकालोगे, फिर उसमें R2 में 3 अननोन है, फिर उसमें इसकी वैल्यू उसमें पुट करोगे तो ऐसे हार जाएगा। तो उससे अच्छा आप डायरेक्टली कॉलम से जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपके पास 2b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर भी हो जाएगा, तो 4b का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब माइनस का भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, स्क्वायर कर रहे हैं तो b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये 6b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6b स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट 1, 6b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 ना, देन यहाँ पर b स्क्वायर इक्वल्स टू 1/6, तो b जो है वो आ जाएगा आपका प्लस माइनस 1/√6, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ b। अब c की जो वैल्यू है वो यहाँ पर क्या हो जाएंगी, C3 में देखो क्या है आपके पास, c स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये आप बोलोगे माइनस था, तो देखो माइनस सी का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, इसलिए सी स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया। इक्वल्स टू क्या है, नॉर्मलाइज है इसलिए 1, तो हो जाएगा 3c स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3, तो c
इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√3। तो ये ऑप्शन जहां पर भी आपको दिखे वो आंसर आपका राइट है। तो दिस इज द TIFR क्वेश्चन। ये था आपका TIFR का क्वेश्चन। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब जल्दी से अपन क्या करते हैं, यूनिटरी मैट्रिक्स देख लेते हैं। यूनिटरी मैट्रिक्स में जो है ओनली 5 प्रॉपर्टीज है और बहुत ज्यादा सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज है। अब यूनिटरी मैट्रिक्स अगर आपको याद होगा तो जैसे अपन ने अभी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या देखा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में अपन ने देखा कि A इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई मिलता है ऑर्थोगोनल में। लेकिन आपकी जो यूनिटरी मैट्रिक्स है, यूनिटरी मैट्रिक्स मैट्रिक्स जो है वो एक स्पेशल केस है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। याद है मैंने बताया था, क्या बताया था कि A इंटू ए डैगर अगर आपको I मिलता है तो दैट मैट्रिक्स इज नोन एज यूनिटरी मैट्रिक्स, दैट मैट्रिक्स इज नोन एज यूनिटरी मैट्रिक्स। तो A इंटू ए डैगर है, ए डैगर है मीन्स A स्टार ट्रांसपोज इक्वल्स टू यूर I। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या बताया था, स्पेशल केस कब होंगी कि अगर ऑर्थोगोनल है लेकिन आपका जो ऑर्थोगोनल है लेकिन क्या, लेकिन मैंने बताया था कि ए जो है वो क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए, तभी आपका है। तो ऐसे आप बोल सकते हो कि रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज यूनिटरी मैट्रिक्स। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था जब मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस बताए थे। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर आपको क्या करना है, देखना है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी बोलती है कि डिटर्मिनेंट जो है, डिटर्मिनेंट ही बताएंगे फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज यूनिट मॉडुलो। यूनिट मॉडुलो क्या, यूनिट मॉडुलो। अब यूनिट मॉडुलस मतलब क्या कि ऐसा डिटर्मिनेंट जिसका मॉडुलस की वैल्यू जो है वो क्या आती है 1। फॉर एग्जांपल अगर I का मॉडुलस की वैल्यू अगर आपने देखी तो वो क्या आएगी 1। तो ऐसा डिटर्मिनेंट, यूनिटरी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो आपकी यूनिट मॉडुलो आएंगी। मतलब क्या कि ऐसा मॉडुलस जिसकी आंसर 1 आता है। जैसे I का मॉडुलस अगर आपने निकाला तो आपको मिलता है 1, वैसे ही -1 का भी मॉडुलस निकाला तो आपको मिलता है 1। तो ऐसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू एक तो I आ सकती है, एक तो -1 आ सकती है, या फिर e⁻⁴ के फॉर्म में आता है जिसकी वैल्यू 1 आती है। तो वो अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो बेसिक हो गया, ओके। अब ये हो गया डिटर्मिनेंट की बात। दूसरी जो चीज है वो क्या बताता है कि A इंटू ए डैगर जो है वो आपका I है। A इंटू ए डैगर जो है वो आपका यूनिटरी यूनिट मैट्रिक्स है। तो उसी पे से आप बोल सकते हो कि A डैगर इज नथिंग बट यूर A का इनवर्स। A डैगर इज नथिंग बट यूर A का इनवर्स इन ओनली केस ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स। ऐसा नहीं होता, ए डैगर इज नथिंग मतलब हमेशा ए इनवर्स नहीं रहेगा फॉर ओनली यूनिटरी मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिटी है ना, इसीलिए। तो ये कैसे हो जाएगा, ए इंटू ए डैगर इक्वल्स टू आई का कैसे होगा, ए डैगर इक्वल्स टू आई अपॉन ए। तो आई इज नथिंग बट 1 ना, आई इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ, अगर आई निकाला तो वैल्यू क्या आएंगी 1, और किसी भी चीज को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया तो वो चीज होती है। जैसे आपने देखा है कि 1 को अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपको वैल्यू 2 ही मिलेगी। तो वैसे ही इसको अगर मैंने ऊपर लेके गया तो कैसे हो जाएगा, ए डैगर इक्वल्स टू आई इंटू ए इनवर्स। तो आई से अगर मल्टीप्लाई किया ए इनवर्स को तो ए इनवर्स मिलेगा, इसलिए ए डैगर इक्वल्स टू हो जाएगा ए का इनवर्स। तो दिस इज योर सेकेंड प्रॉपर्टी, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी यही है कि इसमें भी यूनिटरी मैट्रिक्स में भी रोज एंड कॉलम जो है वो दोनों भी होंगे। दोनों भी क्या होंगे, रोज एंड कॉलम्स आर नथिंग बट यूर नॉर्मलाइज्ड भी रहेंगे, और दूसरी बात जो है वो ऑर्थोगोनल भी रहेंगे। ऑर्थोगोनल, ठीक है, समझ में आई क्या बात। ऑर्थोगोनल मीन्स R1 इंटू R2 किया तो 0, R1 इंटू R1 किया तो 1, राइट। और नॉर्मलाइज मीन्स A² प्लस B² प्लस C² इक्वल्स टू 1। तो यही चीज जो है यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगी थर्ड प्रॉपर्टी में। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, अब फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बताती है, फोर्थ प्रॉपर्टी सेज दैट कि A एंड B, अगर A एंड B दोनों भी क्या है, यूनिटरी है। क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है। यूनिटरी मैट्रिक्स है मीन्स आपके पास ए डैगर इंटू ए आई है, और आपके पास बी डैगर इंटू बी भी क्या है, आई है, ठीक है। तो अगर ऐसा अगर होता है तो आपके पास ए बी इंटू ए बी का डैगर क्या होगा,
क्या होगा ये निकालते, देखो ए बी इंटू ए बी का डैगर है, मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी। अब डैगर जब सॉल्व करते हैं, ऐसा कोई मल्टीप्लीकेशन होता है, तब इसको आप क्या कर देते हो, एक्सचेंज करते हो। ठीक है, ये एक्सचेंज करते हो, ये वाली प्रॉपर्टी अपन किस में सीखने वाले, क्वांटम में सीखने वाले। ठीक है, जब क्वांटम में वो प्रॉपर्टी आएंगे तब अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। तो ए बी का डैगर आप जब निकालोगे तब आपको क्या करना पड़ेगा, बी डैगर ए डैगर। ठीक है, ये अपन क्वांटम में जब किसकी बात करेंगे, अपन ऑपरेटर्स की बात करेंगे, एल जेड एल एक्स, वो उस ऑपरेटर को कम्यूट है कि नहीं है, ये जब देखते हैं ना तब अपन बात करेंगे। अगर आपको वो देखना है तो मेरे पास लेक्चर्स भी है अवेलेबल, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो, ऑपरेटर, लीनियर ऑपरेटर एंड उसका कम्यूटेशन रिलेशन के कुछ वीडियोस डाले हुए। तो यहाँ पर ऐसे क्या हो जाता है, शफलिंग हो जाती है। ठीक है, अब देखो बी इंटू बी डैगर, बी इंटू बी डैगर हो गया, तो बी इंटू बी डैगर क्या है, नथिंग बट यूर आई, तो ये क्या हो जाएगा ए आई ए डैगर। और मैंने अभी आपको बताया कि आई से किसी को भी मल्टीप्लाई किया, ए डैगर को मल्टीप्लाई करो या फिर ए को आई से मल्टीप्लाई करो तो वही आएगा। तो अपन ने अगर सपोज ए को आई से मल्टीप्लाई कर दिया तो मिलेगा ए इंटू ए डैगर, लेकिन ये क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स है, तो ए इंटू ए डैगर भी क्या हो जाएगा, आई। मीन्स आपके पास क्या होगा कि ए बी इंटू ए बी का डैगर इज इक्वल्स टू मिलेगा आपको आई। ठीक है, तो दिस इज यूर फोर्थ प्रॉपर्टी। समझ में आई बात, ये दिस इज यूर फोर्थ प्रॉपर्टी। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, फिफ्थ प्रॉपर्टी ये है कि इफ ए इज यूर हर्मिशियन। अरे मैं तो बात कर रही हूँ यूनिटरी की, लेकिन यहाँ पर हर्मिशियन बोल दिया, गलती नहीं की, हर्मिशियन ही बोलना था। ठीक है, अब ए जो है वो अगर आपका हर्मिशियन है तो ई रेज टू द पावर आ ए जो है वो हो जाएगा आपका यूनिटरी। अब ये कैसे होगा, क्या होगा, अब जब क्वेश्चंस करेंगे ना तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो टेंशन लेना नहीं है। ए रेस टू द पावर आई ए भी क्या हो जाएगा आपका यूनिटरी। तो यहाँ पर आप ऐसे बोल सकते हो कि ए डैगर इक्वल्स टू ए है, ए डैगर इक्वल्स टू ए है, तो आप ऐसे बोल सकते हो ई रेस टू द पावर आई ए इंटू ई रेस टू द पावर आई ए का डैगर इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। यही चीज मैं यहाँ पर दोहरा रही हूँ। ठीक है, इक्वल्स टू व्हाट यूर आइडेंटिटी। तो यहाँ पर अगर मैंने इसको इधर लेके गया तो क्या होगा, ई रेस टू द पावर आई ए इंटू ई रेस टू द पावर माइनस आई ए डैगर इज इक्वल्स टू ई रेस टू द पावर आई ए। ये अभी बताया ना मैंने, सेकंड प्रॉपर्टी ए डैगर इक्वल्स टू ए इनवर्स, वो प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई ए इंटू ई रेस टू द पावर माइनस आई ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है वो आपको नहीं ध्यान में आई तो टेंशन नहीं लेना है, अपन जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको ये प्रॉपर्टी जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएंगी, फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, फोर्थ, थर्ड, सेकेंड ये सारी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन की। डिटर्मिनेंट जो है वो मॉडुलस ऑफ 1 आता है। ठीक है, अब ये यूनिटरी मैट्रिक्स की सारी प्रॉपर्टी हो गई। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी हुई, उसमें अपन ने गेट का और टीआईएफआर का एक एक क्वेश्चन ले लिया। मीन्स अब थोड़ा सा क्वेश्चन पे भी अपन जाते रहेंगे। मीन्स अब क्या होगा कि बेसिक हो गया है, अब थोड़े क्वेश्चन आने लगेंगे तो आपको भी अब मजा आने लगेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, लास्ट लेक्चर के बारे में मुझे ज़रूर कमेंट कर कर बताना कि अगर आपको सच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होंगी, आप ऐसे लो वॉल्यूम पर देखोगे तब आपको समझ में आ सकता है, मैंने देख के देखा है तो आ सकता है आपको समझ। तो भी आप एक बार चेकआउट कर लेना, अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर कर बताना। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर कर ज़रूर बताना कि आपको पसंद आया नहीं आया क्या हुआ। ठीक है, और शेयर ज़रूर करना, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।